हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यूनिट नंबर 4 पे थे, चैप्टर नंबर 10, और जिसका नाम है कंपनसेशन। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी ऑफ कंपनसेशन। उसके अलावा कंपनसेशन डेफिनेशन और उसके टाइप कौन कौन से हैं, ये हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आप उस वीडियो को जाके टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है कंपनसेशन पॉलिसी। उसका कंपनसेशन पॉलिसी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ कंपनसेशन पॉलिसी। तो कंपनसेशन पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट फ्रेमवर्क होता है जो ये दिखाता है कि किस तरीके से रिम्यूनरेशन दी जाती है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये रिफ्लेक्ट करती है, मतलब साथ में ये भी दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी क्या है ऑन पे इक्विटी पे। उसके अलावा फेयरनेस, मोटिवेशन, ये चीज़ें भी उनकी पॉलिसी दिखाती है। उसके अलावा ये लिंक है क्लोजली विद द एचआर सिस्टम, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, साथ में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, कॉरपोरेट कल्चर। अब वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो ये सबसे पहले ये समझते हैं कंपनसेशन पॉलिसी होती क्या है। कंपनसेशन पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब कुछ रूल्स लिखे होते हैं किस किस तरीके से जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी उनका जो कंपनसेशन होगा, जिसको कहते हैं हम रिम्यूनरेशन, मतलब उनकी सैलरी, उनकी वेजेस किस तरीके से पे की जाएगी। तो उस पॉलिसी में ये सब लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अलावा ये दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना पे करती है, किस तरीके से पे करती है, इक्विटी है कि नहीं, मतलब मेल और फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं दोनों को इक्वली पे करती है कि नहीं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी भी दिखाती है। इसके अलावा वो कितना फेयरनेस रखती है कि जो हर एम्प्लॉय को वो सेम जो वर्क कर रहे हैं उनको सेम सैलरी प्रोवाइड करती है, किस तरीके का कंपनसेशन देती है, वो इस पॉलिसी में लिखा होता है। उनका मोटिवेशन क्या होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एचआर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम होता है, उससे भी ये कंपनसेशन पॉलिसी मतलब लिंक होती है। तो वो कौन कौन सा प्रोसेस है। सबसे पहले आता है आपका रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। रिक्रूटमेंट होता है किसी नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेना, रिक्रूट करना। और रिटेंशन का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉय जिसको हमने रिक्रूट किया है वो एम्प्लॉय कितने समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो रिटेंशन। जितना रिटेंशन अच्छा होगा, मतलब जितना रिटेंशन रेशो कितना अच्छा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पर्सन्स को हमने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया था, उसमें से 70% रिटेन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसका मतलब ये रेशो अच्छा है। जितना ये रेशो इंक्रीज़ होगा, मतलब 80% जो लोग हैं वो हमारे साथ अभी तक भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है। तो इसका मतलब जितना रिटेन रहेगा एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उतना ही उसका पॉलिसी जो है कंपनसेशन वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको अच्छा कंपनसेशन मिलेगा, तो ये इस चीज़ से भी लिंक होता है आपका कंपनसेशन पॉलिसी। फिर आता है टैलेंट डेवलपमेंट। जो कंपनसेशन पॉलिसी होती है वो आपको लिंक होती है टैलेंट डेवलपमेंट में। जितना टैलेंट उसका डेवलप होगा उतनी उसको कंपनसेशन अच्छा मिलेगा। फिर आता है कॉर्पोरेट का कल्चर। इसके अंदर कुछ मॉडर्न प्रिंसिपल्स होते हैं कंपनसेशन पॉलिसीज़ के। फिर आता है ये ट्रांसपेरेंट रखता है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। जो ये पॉलिसीज़ होती हैं, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में सब लिखा होता है पहले से कि ये एम्प्लॉयज़ जॉब रोल का उसको ये सैलरी पे होगी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट होता है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब ये अगर हम इस जो आपकी पॉलिसी है कंपनसेशन, इसको पढ़ेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा। उसके बाद और ये खुद ही मतलब इतना क्लियर होता है कि हम इसको देख के समझ सकते हैं कि हमें कितनी मिलेगी, और हमसे कोई अपर पोस्ट पे तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, सेम स्टेज पे तो उसको क्या सैलरी मिलेगी। फिर आती है परफॉर्मेंस लिंक्ड। और जो कंपनसेशन पॉलिसी होती है वो लिंक्ड होती है किससे, हमारी परफॉर्मेंस से। तो जो हमारा कंपनसेशन हमें जो मिलता है वो हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलता है। फिर आता है क्लियरली कम्युनिकेटेड। ये क्लियरली कम्युनिकेट करती है ये पॉलिसी हमें सारे जो हमारे फ्रेमवर्क हैं उसको। इक्विटेबल एंड मोटिवेटिंग। ये इक्विटेबल मतलब सबको बराबर ट्रीट करती है, साथ में लोगों को मोटिवेट भी करती है। फिर आता है अलाइंड विद एम्प्लॉय सेगमेंट एंड जॉब टाइप। ये इक्वली जो एम्प्लॉय का सेगमेंट है उनके साथ इक्वली अलाइंड होती है, और साथ में जिस तरीके की जॉब है उस अकॉर्डिंग ये पॉलिसी क्रिएट होती है। अब आता है बेस और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं
तो चलिए समझते हैं इसको। जो बेसिक कंपनसेशन, इसमें बेसिक कंपनसेशन में होती है सैलरी, हमारी वेजेस बेस्ड होती है जो हमने कितना घंटे काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन में या हमने कितनी यूनिट्स बनाई हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में एक पर्सन को 50 टॉयज़ बनाने थे। तो एक पर्सन ए है, उसने 50 टॉयज़ बनाए, पर बी जो है उसने यहाँ पर 60 टॉयज़ बनाए। तो यहाँ पर क्या है, इसने भी 8 आवर्स काम किया और इसने भी 8 आवर्स काम किया। यहाँ पर दोनों ने 8 आवर्स काम किया। तो ये क्या था, दोनों की सैलरी सेम है। इसकी भी 10,000 है और इसकी भी 10,000 है, क्योंकि ये बेस्ड किस पे थी, ये थी टाइम, कितने घंटे काम किया और कितनी यूनिट प्रोड्यूस की। उसके अलावा अब दोनों की सेम होगी बेसिक, बट यहाँ पर एक क्या डिफरेंस होगा, इसने यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किए तो इसको पर यूनिट के हिसाब से जो इसकी 10 टॉयज़ हैं जो एडिशनल है उसके अकॉर्डिंग इसको अलग पे होगा। बाकी तो इन दोनों का सेम होगा। तो ये होता है बेस कंपनसेशन, जिसमें सैलरी और वेजेस बेस्ड होती हैं, उन्होंने कितना टाइम उसमें काम किया ऑर्गेनाइजेशन में और साथ में उन्होंने कितनी यूनिट को प्रोड्यूस किया। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। ये होता है एक तरीके से इंसेंटिव और रिम्बर्समेंट। अब कुछ पर्क्स जैसे कि एडिशनल फाइनेंशियल मोटिवेशन देता है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है। पर जैसे यहाँ 50 टॉयज़ इन्होंने बनाए तो दोनों की 10,000 थी, बस तो इसने जो 10 टॉयज़ एक्स्ट्रा बनाए हैं इसको यहाँ पर इनको पर टॉय जो है आपका 200 रुपीज़ मिल रहा था। बट यहाँ पर जैसे ये 10 क्रॉस हुए, मतलब जो इनका जो रेट हो गया वो 250 पर टॉय हो गया। तो इससे ये एडिशनल बेनिफिट उनको मिल पाएगा। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरीके से इंसेंटिव दिया जाता है, आपको एडिशनल फाइनेंशियल मोटिवेशन दी जाती है। अब जो ए एम्प्लॉय है वो भी ट्राई करेगा कि वो भी अच्छे टॉयज़ बना सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि उसकी जो पर यूनिट जो उनको कंपनसेशन मिलेगा वो 250 होगा। फिर आता है इंसेंटिव प्लान्स। तो इंसेंटिव प्लान्स क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान होता है जिसके अंदर रिवॉर्ड बेस्ड होता है एक पर्सनल परफॉर्मेंस में। ये इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान होता है, इसमें इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिया जाता है। टिपिकली ऑफर करता है सेल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और जो प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं, ये उनको ही ऑफ़र करता है। क्योंकि अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है मतलब वो कितने एक दिन में प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहा है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है तो उसको उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कमीशन दिया जाता है, बोनस दिया जाता है और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड पे होता है कि इतने अच्छे से वो सर्विस देगा उसी तरीके से उसको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। फिर आता है ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव प्लान। ये ग्रुप में होता है, इसमें ग्रुप में इंसेंटिव मिलता है और इसमें इंडिविजुअल मिलता है। फिर आता है ये बेस्ड होता है टीम पे और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पे। ये इनकरेज करता है कि हम कोलैबोरेशन करें और साथ में कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी रहे हमारी। इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल इंसेंटिव है वो ये एक ब्लेंड सिस्टम है, ये दोनों के साथ वर्क करता है। इसमें इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस चेक की जाती है और एक डिपार्टमेंट और टीम के बेसिस पे भी इसमें परफॉर्मेंस चेक होती है। फिर आता है फ्रिंज बेनिफिट्स। ये फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो फ्रिंज बेनिफिट्स एक एडिशनल नॉन वेज पर्क्स हैं, मतलब जिसमें सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं एक एम्प्लॉय को ऑफ़र की जाती हैं, समटाइम्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ। ये लॉ में भी मतलब एक लीगली भी एम्प्लॉय का राइट होता है कि वो फ्रिंज बेनिफिट्स ले सके और वॉलंटरी भी दे सकती है। ऑर्गेनाइजेशन उनको लीगली भी उनको देना पड़ सकता है या फिर वो वॉलंटरी भी दे सकती है। ये सपोर्ट करता है एम्प्लॉय की वेल बीइंग, मतलब वो वेल बीइंग रहे, वो उसकी जो हेल्थ है, जो उसकी पर्सनल उसकी वेल बीइंग है वो इम्प्रूव रहे। उसके अलावा ये वर्क लाइफ बैलेंस में भी हेल्प करते हैं। ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की लॉयल्टी भी दिखाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हेल्थ डेंटल लाइफ इंश्योरेंस। कोई भी अगर कंपनी हेल्थ डेंटल लाइफ इंश्योरेंस पे कर रही है, मतलब एक एम्प्लॉय को दे रही है, तो ये उसका लीगली भी एम्प्लॉय का राइट हो सकता है या फिर कंपनी वॉलंटरी भी वो ऑफ़र कर सकती है। तो ये क्या करता है, एम्प्लॉय की वेल बीइंग, उनके वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करता है, सपोर्ट करता है। तो जैसे पेड वेकेशंस और सिक लीव्स, जैसे अगर उनको वेकेशंस पे कहीं जाना है तो उसके लिए वो कंपनी पे करती है। सिक लीव्स हो गई, जैसे रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन हो गया, ये सब
कंपनी बिहाफ एम्प्लॉय के बिहाफ पे करती हैं। उसके अलावा मील अलाउंसेस हो गए, सब्सिडाइज फूड हो गए, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट हो गई, ट्यूशन रिम्बर्समेंट हो गई, ऑन साइट चाइल्ड केयर और जिम फैसिलिटी, स्टॉक ऑप्शंस और डिस्काउंटेड शेयर्स, पेड टाइम ऑफ फॉर पर्सनल यूज़। ऐसे कुछ ये बेनिफिट्स हैं जो कि एक कंपनी आपको ऑफ़र करती है, एक एम्प्लॉय को ऑफ़र करती है उसकी वेलबींग के लिए। ये एडिशनल होते हैं और नॉन वेज मतलब होते हैं। नॉन वेज का मतलब होता है कि ये वेज, हमारी जो वेजेस होती हैं, हमारी सैलरी होती है, उसके अलावा एडिशनल ये मिलते हैं हमें। फिर आता है परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन, जिसको कहते हैं PLC। परफॉर्मेंस के बेस पे जो कंपनसेशन मिलता है। PLC मतलब परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन का मतलब है कंपनसेशन सिस्टम है जहाँ पर पे होता है डायरेक्टली टाइड टू द परफॉर्मेंस आउटकम। जितना हम परफॉर्म करेंगे, हमारा जो परफॉर्मेंस आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्टली पे किया जाएगा। इसको हम कहते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पर के लिए पे करना। ये मॉडल जो होता है हेल्प करता है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में, इन्हेंस करता है हमारी अकाउंटेबिलिटी को, साथ में अलाइन करता है एम्प्लॉय के जो एफर्ट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एम्प्लॉय को टारगेट दिया जाता है कि वो 50 कस्टमर्स को हैंडल करेगा पर डे, तो इसमें क्या होगा कि अगर वो 50 कस्टमर्स को हैंडल करता है या 60 कस्टमर्स को हैंडल करता है, मतलब उसको अनकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। इसमें क्या होता है, अगर वो 60 कस्टमर्स को हैंडल करता है तो उसका जो पे होगा वो उसकी परफॉर्मेंस लिंक्ड है। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पे मिलेगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड होगा कि उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और साथ में ये हेल्प करता है जो एम्प्लॉय के एफर्ट्स हैं, और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था, अभी हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो भी अचीव हो गया, और जो एम्प्लॉय का इंसेंटिव था एम्प्लॉय को वो भी मिल गया। अब बात कर लेते हैं हमारा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला रिटेंशन ऑफ द टॉप टैलेंट। जो टॉप टैलेंटेड लोग हैं उनका रिटेंशन, वो कंपनी में बहुत लंबे समय के लिए स्टे होते हैं। उसके अलावा हायर मोटिवेशन मिलता है और मोराल भी उनका हायर हो जाता है, क्योंकि जब उस एम्प्लॉय को पता है कि वो 60 यूनिट्स बना रहा है तो उसको और अच्छा मिल रहा है। अगर वो 70 यूनिट्स पे पहुंच जाएगा या फिर वो 70 कस्टमर्स से डीलिंग करेगा तो फिर उसका जो इंसेंटिव है, उसका कंपनसेशन वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसको एक मोटिवेशन फैक्टर है यहाँ पर इंक्लूड। फिर आता है बेटर रिक्रूटमेंट अलाइनमेंट होगी। इससे जो आप रिक्रूट करें अपने पर्सन, वो अच्छे से अलाइन हो पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में भी ये रहेगा कि अगर हम इस स्टैंडर्ड तक पहुँचते हैं और इससे ज़्यादा करते हैं तो हमें हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलेगा। अगर यही इसमें कोई टारगेट नहीं होता और 50 कस्टमर से कंपनी बोलती कि एक एम्प्लॉय से हमारा जो टारगेट है वो 50 कस्टमर्स का है, बट ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय इस टारगेट को कंप्लीट अचीव कर पाए। उसके अलावा रिड्यूस टर्नओवर कॉस्ट। इससे जो होती है टर्नओवर की कॉस्ट भी कम हो जाती है। एक कंपनी को छोड़ने की जो कॉस्ट होती है एक एम्प्लॉय की, वो कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं उसमें रिटेन रहते हैं। फोकस ऑन मेजरेबल रिजल्ट। इसके अंदर रिजल्ट को मेज़र किया जाता है, फोकस किया जाता है रिजल्ट पे। फिर आता है रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। अब क्या क्या ज़रूरी है कि ये जो परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन है PLC, इसके लिए क्या क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें ये सक्सेसफुल हो। तो इसके लिए क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होने चाहिए, मतलब क्लियरली मैट्रिक्स हमें डिफाइन होने चाहिए कि एम्प्लॉय को पता होना चाहिए क्लियरली कि वो कितना परफॉर्म करेगा तो कितना उसे कंपनसेशन मिलेगा। फिर आता है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस, जिससे वो इवैल्यूएशन करते हैं वो प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद वेल डिफाइंड बोनस और इंसेंटिव स्ट्रक्चर। एक अच्छे से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अगर हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो इस कॉस्ट पे हमें जो हमारा कंपनसेशन मिलेगा। तो अच्छे से वो स्ट्रक्चर पूरा वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिर आता है रेगुलर फीडबैक एंड ट्रैकिंग। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय की रेगुलर चेक करते रहना, उनसे फीडबैक लेना, उन पे ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जिसको कहते हैं ESOP। इसके अलावा अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ये इसका डेफिनेशन क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन है, स्कीम है ये एक तरीके की,
जिसमें एम्प्लॉय को ऑफ़र किया जाता है, राइट दिया जाता है कि वो परचेज़ कर सके शेयर को कंपनी के डिस्काउंट और प्री डिटरमाइंड प्राइजेस पे। तो ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है ये टिपिकली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? तो ये एक इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय को ऑफ़र किया जाता है, राइट दिया जाता है कि वो हमारी कंपनी में, मतलब अपनी ही कंपनी में जिसमें वो वर्क कर रहा है उस कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर सकता है डिस्काउंटेड और प्री डिटरमाइंड रेट्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे TCS है, TCS का शेयर 500 रुपीज़ का है मार्केट में फॉर जनरल पब्लिक के लिए। यही कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती है टाइम टू टाइम कि वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में आ सकें। तो उसके लिए कंपनी इनको 300 रुपीज़ का पर शेयर ऑफ़र करती है कि आप अपनी कंपनी में ही, आप जिस कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी ऑफ़र करती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आपको डिस्काउंटेड और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ये स्टॉक मिलेंगे। उसके अलावा अब ये किस लिए ज़रूरी है, इसका क्या पर्पस है? तो ये यूज़ होता है अट्रैक्ट एंड रिटेन करने के लिए टैलेंट को। ये हेल्प करता है ताकि एम्प्लॉय जो हैं वो कंपनी में रिटेन रहे। जब वो उसका शेयर ले लेंगे, मतलब उसकी एक तरीके से इक्विटी का मतलब है यहाँ पर उसकी पार्टनरशिप, शेयर ले लेंगे उसमें। तो ये हेल्प करेगा कि वो रिटेन रहे और अट्रैक्ट करता है टैलेंट को। उसके बाद अलाइन करेगा एम्प्लॉय को शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ। तो जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होगा और जो अगर वो शेयर होल्डर होता उस कंपनी का सिर्फ, और एम्प्लॉय भी है और शेयर होल्डर भी है, तो दोनों का इंटरेस्ट को अलाइन करता है। उसके अलावा ये बूस्ट करता है एम्प्लॉय का मोरल और उनकी जो है ऑनरशिप। फिर आते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, इसमें अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये एक्चुअल में स्टॉक ग्रांटेड नहीं होते, बट ये ऑप्शन टू परचेज सेल्स, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है। मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट आपको दे दिए वो शेयर्स परचेज़ करके, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप परचेज़ करना चाहते हैं कि नहीं। ये स्टॉक जो होते हैं वो परचेज़ किए जाते हैं एक्सरसाइज प्राइस पे और यूजुअली लोअर होते हैं मार्केट प्राइस पे। एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस होता है कि जिसमें आप मार्केट से कम प्राइस पे उस शेयर को बाय कर सकते हैं। फिर आता है गेन जो होता है इसके अंदर मार्केट प्राइस पे और एक्सरसाइज प्राइस पे, मतलब जितने पे परचेज़ किया होता है और मार्केट में क्या प्राइस है उन दोनों का डिफरेंस इसका गेन होता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि 500 का मार्केट में शेयर है, बट उसको एक्सरसाइज प्राइस क्या मिला, मतलब जिस पे उसने परचेज़ किया वो 300 मिला। तो इसमें जो 200 पर शेयर है तो ये वाला गेन है। अगर इसके पास 50 शेयर्स हैं तो इसका उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो जाएगा। उसके अलावा ये जो स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है इसके ये वास्टिंग पीरियड के लिए होता है, मतलब एक लंबे समय के लिए होता है। ये नहीं होता कि आप इसको पब्लिकली ट्रांसफ़र कर दें और ट्रेड कर लें, मतलब इतने फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होते। ये लंबे समय के लिए दिए जाते हैं, मतलब ऑप्शन दिया जाता है कि आप लंबे समय के लिए इन शेयर्स को परचेज़ करके रख सकते हैं। फिर आता है इम्प्लीकेशंस। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये इनकरेज करता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को, कि लंबे समय के लिए वो एम्प्लॉयज़ कंपनी के एक ऑनरशिप रखें। उसके अलावा आता है ये ऑफ़र करता है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय के जो ये स्टॉक्स दिए जाते हैं एम्प्लॉय को ऑप्शन, तो वो उनकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड होता है। उन एम्प्लॉयज़ को ही दिया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये एक तरीके का रिवॉर्ड है। ये प्रोवाइड किया जाता है टैक्स बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉय को भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, साथ साथ कंपनी को भी, दोनों को इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और कोई भी फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जो मैं कवर करूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।